Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth. Ha ha ha! Yeah! Goshamba, 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 Goshamba. आओ खेले Goshamba, Goshamba, Goshamba. धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी. सुपर जैसे उसके कान, देख निराले उसके शान. Goshamba, 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 Goshamba. आओ खेले Goshamba, Goshamba, Goshamba. हाथी राजा ऊंट बड़े, सूंड हिला के कहा चले, मेरे घर की आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना. Goshamba, 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 Goshamba. आओ खेले Goshamba, Goshamba, Goshamba. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above so high, like a diamond in the sky. Goshamba, 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 Goshamba. आओ खेले Goshamba, Goshamba, Goshamba. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी. लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे तुम्हारा दौड़ा. दौड़ा 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 धूम उठा के दौड़ा. दौड़ा 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 धूम उठा के दौड़ा. Goshamba, 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 Goshamba. आओ खेले Goshamba, Goshamba, Goshamba. Goshamba, 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 Goshamba. आओ खेले Goshamba, Goshamba, Goshamba. मेरे बड़े भाई साहब उम्र में मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 ही दर्जे आगे. उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में मैंने किया. लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे. हाँ, इस भावना की बुनियाद को खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर एक आलीशान महल बन सके. 1 साल का काम 2 साल में करते थे, तो कभी कभी 3 साल में लग जाते थे. वो बड़े थे और मैं उससे छोटा था. उन्हें मेरी निगरानी और तंबी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था. मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हर रुख को अपना कानून समझो. वो स्वभाव के बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे. दिमाग को शांत करने के लिए कभी कॉपी पर तो कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे. तो कभी कभी एक ही शब्द को या नाम को 10-20 बार लिख डालते थे, और कभी कभी ऐसी शब्द की रचना करते जिसका ना तो कोई अर्थ होता और ना ही सामंजस्य. मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पर यह इबारत देखी थी, स्पेशल अमीना. अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम. 1 घंटे तक उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था. मैंने बड़ी चेष्टा की इस पहेली का कोई अर्थ निकाल सकूं, लेकिन मैं असफल रहा. मेरा जी पढ़ने लिखने में बिल्कुल ना लगता. एक घंटा भी किताब लेकर बैठना मेरे लिए पाठ. इसलिए तो मौका पाते ही मैं हॉस्टल से निकल कर मैदान में आ जाता. ये और कभी कंकड़ियां उछालता, ये कभी कागज की तितलियां उड़ाता, ये और कभी कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या. कभी 4 दीवारी पर चढ़कर उससे नीचे तो कभी फाटक
तख्त पर सवार उसकी आगे पीछे मोटर कारों का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब को वो रौद्र रूप देखकर मेरे तो प्राण ही निकल जाते थे। और उनका पहला सवाल ये होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और मेरे पास इस सवाल का जवाब केवल मौन था। ना जाने मेरे मुंह से बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेलने गया था। और भाई साहब के पास इसके अलावा कोई रास्ता न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे, जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक खत नहीं है। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं कि जो चाहे पढ़े, नहीं है रा गहरा नथु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान होते। यहाँ दिन रात आंखें खोलनी पड़ती, खून जलाना पड़ता है तब कहीं यहाँ मिल जाती और आती है। हाँ, कहने को बेशक आ जाती, मगर बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिखना नहीं जानते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने भोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो और नहीं देखते तो तुम्हारी आंखों का बुद्धि का कितने मेरे तमाशे होते हैं। तुमने कभी देखा है मुझे देखने जाके? अरे रोज ही हॉकी और क्रिकेट के मैच होते थे, मैं कभी पास नहीं पटकता। दिन रात अपनी इन किताबों में लगा रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। और तुम कैसे आशा करते हो कि यूं खेल कूद में अपना समय गंवाकर पास हो जाओ? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं भाई साहब। अगर यही हाल रहा तो सालियों इसी दर्जे में बड़े सड़ते रहोगे। अगर इसी तरह खेल कूद में अपना समय गंवाना है तो घर चले जाओ, मजे से रिटर्न ना दो। क्यों दादा की गाढ़ी कमाई के रुपया बर्बाद करते हैं? जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन से? भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुखती बाढ़ चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और मेरी हिम्मत टूट जाती। मैं उनकी जितनी मेहनत करने की शक्ति खुद में ना पाता था।
निराशा की कुछ घड़ी में मैं सोचने लगता हूं, क्यों ना घर भाग जाऊं। जो काम मेरे घुटने के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूं। मुझे मेरा मूर्ख होना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत नहीं, मुझे तो चक्कर आ जाते थे। लेकिन जैसे ही घंटे दो घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते तो मैं फिर इरादा करता कि आगे से जी जान लगाकर पढ़ूंगा और झटपट एक टाइम टेबल बना डालता। ये बिना पहले से कोई नक्शा तैयार किए कोई काम कैसे करूं। टाइम टेबल बनाते वक्त खेल कूद की मत बिल्कुल गायब हो जाती थी। प्रातः काल उठना, नाश्ता करना और फिर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 हिसाब, 9 से 9:30 घास, फिर भोजन और स्कूल। फिर स्कूल से आकर आधा घंटा और फिर 4 से 4:30 नहीं, 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 ग्रामर और फिर 6 से 6:30 तक आधा घंटा हॉस्टल के बाहर ही टहल। फिर 6 से 7:30 अंग्रेजी कॉम्पिटिशन, फिर 7 से 8 भोजन और 8 से 9 हिंदी और फिर विविध विषय। हाँ, और फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना है और उस पर अमल करना दूसरी। टाइम टेबल की अवहेलना पहले दिन शुरू हो जाती थी। ये मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल के वो उछल कूद, कबड्डी के वो दांव पेच, कबड्डी 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 कबड्डी, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अपनी ओर खींच ले जाता। मैं सब कुछ भूल जाता। वो भयंकर टाइम टेबल, वो आँख पुस्तकें मेरी कुछ याद न रहती और भाई साहब को फिर नसीहत और वसीयत करने का एक और मौका मिल जाता था। तुमसे केवल 2 साल पीछे जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथ लूं। ये भाई साहब, हाँ, कहाँ गई आपकी वो घोर तपस्या? मुझे देखिए, दिन भर खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। लेकिन भाई साहब बहुत
और आत्मसम्मान भी बढ़ा। अब मैं आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। भाई साहब का हो रहा अब मुझ पर ना रहा। और कल को भाई साहब ने अगर फिर फजीयत की तो उनसे साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून पसीना बहाकर कौन सा तीर मार लिया? मुझे देखिए दिन भर खेलता भी रहा और दर्जे में अफसर भी हूँ। जबान से ये हिंदी जताने का साहस ना होने पर भी भाई साहब ने मेरे रंग ढंग से जान लिया था कि उनका वो आतंक अब मुझ पर नहीं था। पर एक दिन संध्या की वक्त जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके भोजन के वक्त घर पहुंचा तो भाई साहब ने तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देवता इस साल पास हो गए, दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण के बारे में तो पढ़ा ही हो। उसके चरित्र से कौन सा उपदेश लिया तुमने? या योगी पढ़े? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल ये अंग्रेजी शासन का विस्तार हो रहा है। इन्हें तो चक्रवर्ती नहीं कह सकते ना। अनेकों राज्य है जो इनका आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल स्वाधीन मंडल का स्वामी संसार के सभी महीन उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता उसके दास थे। उन्हें उसका क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला ना बचा। इंसान जो कर्म चाहे करे मगर अभिमान ना, इतराए ना। अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। शैतान के बारे में भी पढ़ाई हो। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत क्या हुआ? स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। शाहे हूं को भी एक बार अभिमान हुआ। भीख मांग मांग कर मर गया। अभी तो केवल तुमने एक दर्जा भी पास किया और अभी से तुम्हारा सर गिर गया। पढ़ चुके तब तुम आगे पढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बतेर लगा है। उन्हें बतेर भी केवल एक ही बार हाथ लग सकता है। बार बार कई बार गुल्ली डंडे में अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। उससे तो कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता ना। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई वार खाली ना जाए, एकदम अचूक। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों को सीना आ जाएगा। जब ये अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे की चने चबाने पड़ेंगे। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा और बादशाहों का नाम याद करना पड़ेगा। अरे बादशाहों के नाम याद करना कोई आसान बात नहीं। आज तो हेनरी भी पूछे अब कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ है ये याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा। सब नंबर काट, सभा चाट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किसके हाथ में? अरे दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, दर्जनों कुरियो चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। आधी रोग हो जाता है, आधी रोग। इन आभारों को नाम भी न जुड़ते। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम यूं बता देते। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की बना। आजा बा की जगह आप आजा लिखा और सारे नंबर कर। और कोई निर्दयी मुमतहिनों से यह नहीं पूछता कि आजा बा और आबा जा में क्या रखा है। और क्यों व्यर्थ की बात के लिए छात्रों का खून करते हो? भात दाल रोटी या दाल भात रोटी, इसमें क्या? मगर परीक्षा में पास होना है तो यही लिखना पड़ेगा जो इन किताबों में लिखा है। शिक्षक चाहते हैं कि ये बच्चे अक्षर रटन, और इसे रटन का नाम शिक्षा रचना। कह दिया इस रेखा पर यह लंब डालो तो आधार लंब से दुगुना होगा। अरे दुगुना नहीं चौगुना हो जाए, आधा
कहाँ ही रहे मेरी बला से, मगर परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुरापात करना पड़ेगा। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप काफी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, इसके नाम पर कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बड़ी अच्छी बात है। इससे व्यक्ति में संयम आता है, लोगों का आपके प्रति प्रेम बढ़ता है और कारोबार में उन्नति आती है। मगर इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे रह गए, मैं तो इसे हिमाकत समझता। यह समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ की बात को घूस दिया जाए। हम चाहते हैं इंसान को जो कुछ कहना हो मगर नहीं, परीक्षा में पास होना है तो 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे और पन्ने भी के आकार के। अगर तो यह कहा जाता है संक्षेप में समय की मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की, मगर ना जाने कैसे दर्जे में फिर से ऊपर आ गया। मुझे खुद अचरज भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया और उसका एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात से इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा क्रांति ही हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। जब नतीजा सुनाया गया तो भाई साहब रो पड़े और मैं भी रोने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगर मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन नियति की बात कौन टाले। अब भाई साहब और मेरे भी केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उभर हुई, अगर भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हूँ, फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन इस कमीने विचार को मैंने दिल से पल पूरा निकाला। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही डांटते हैं। इस वक्त मुझे अप्रिय लगता है अवश्य, उन्हीं के दिए हुए उपदेशों का असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ, वो भी इतने अच्छे नंबर से। भाई साहब बहुत कुछ कर पड़े। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। अब शायद वो खुद समझने लगे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। या रहा भी तो बहुत मेरी सच्चिदता पर मैं उनके सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊं, चाहे पढ़े या ना पढ़े, मेरा तकदीर बलवान। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था अब वो भी बंद। अब मुझे कंट्रोल करने का मैं करता था।
ही मैं भाई साहब का अदब करता हूँ, इसलिए उनकी नजरें बचा कर ही पतंग उड़ाने जाता था। हाँ, धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे 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 धीरे। मांझे देना, कन्ने बांधना, पतंग उड़ाने की तैयारियां जैसी आदि समस्याएं सब तुरंत से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि मेरी नजरों में उनका सम्मान और मर्यादा कम हो गई। एक दिन संध्या से हॉस्टल से दूर मैं एक पंतोवर में आंखें आसमान की ओर और मन उस आकाशगामी पक्षी की ओर जो मंद गति से झूलता हुआ अपनी पतंग की ओर चला रहा है। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने चली जा रही है। मानो पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस से उसके स्वागत में दौड़ जा रही है। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न, सभी मानो इस पतंग के साथ ही उड़े जहाँ सब कुछ समझा, न बेहतर तारे, रब, ना गाड़ियाँ। इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कंटोवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? आखिर तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं? अरे नीचे दर्जे में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, और मुझसे केवल 1 दर्जे नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। अरे एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास कर नायब तहसीलदार बन जाते थे। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो डिप्टी मजिस्ट्रेट है भाई, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर के इन बाजारी लोगों के साथ कंटोवे के लिए दौड़ते, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जहन भी किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूं और उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। तुमसे 5 साल बड़ा हूं, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और इन परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम ए में डीलिंग और डिफीलिंग क्यों ना हो जाओ। अरे समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती। हमारे तो कोई दर्जा पास नहीं किया, और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात से आगे नहीं गए हैं। लेकिन हम चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा को और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, और 8वें हेनरी ने कितने प्यार किए, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें उन्हें चाहे ना मालूम थी। लेकिन अनेकों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान हमसे कहीं ज्यादा अधिक है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारे जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराए, ना बदहवास हो। अरे बीमारी तो खैर बड़ी चीज है। अरे हम तुमको इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा बेचते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, और फिर पैसे को मुहताज लाते हैं। लेकिन जितना आज और हम तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादाजी ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है, और कुटुंब का पालन किया है। अपने हेडमास्टर साहब को देखिए, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के अरे पासपोर्ट के नहीं बेवकूफ, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं। लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है?
आपकी बूढ़ी माँ हेड मास्टर साहब की डिग्री भी यहाँ बेकार हो गई। तो भाईजान तुम अपने के दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए और अब स्वतंत्र हो। मेरे देख के तुम मेरा ना चल पाओगे। अगर तुम जो ना माने तो मैं इसका भी उपयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। मैं भाई साहब की इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे अपनी लघुता का अनुभव हुआ। भाई साहब के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। नहीं भाई साहब, आप जो कुछ फरमा रहे हैं सब सच है और आपको उसे कहने का अधिकार भी है। अरे मैं तुम्हें पतंग उड़ाने को मना नहीं करता। मेरा भी जी लग जाता है, पर खुद पे राह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर है ना। उसी वक्त हमारे ऊपर से एक कनकौवा गुजरा जिसकी डोर लटक रही थी। पीछे बालक दौड़े आ रहे थे, लेकिन भाई साहब तो लंबे हैं ही। उन्होंने उछलकर उसकी डोर पकड़ अपने तार से उल्टे दिया। ये जो शैली रंगमंच की कई शैलियाँ हैं, उन शैलियों में एक शैली है कहानी का रंगमंच, जिसको प्रख्यात निर्देशक देवेंद्रराज अनुकूल उसके जनक माने जाते हैं। और कहानी के रंगमंच को 50 साल हम मना रहे हैं। 1975 में कहानी का रंगमंच शुरू हुआ था नीलकांत के साथ में, निर्मल वर्मा की कहानियों के साथ में, और अब 50वें वर्ष में हमने किया है। तो हमने उसी शैली पे ये नाटक जो है हमने तैयार किया था। ये मैं 2011 में इस नाटक को तैयार किया था। तब से अनवरत चल रहा है, पढ़ाई लगातार चीज़ें अच्छी रही हैं और इस तरीके से ये एक नाटक है। इसके साथ ही एक कई अवधारणाएँ थी रंगमंच की, उनमें से एक अवधारणा है ट्रिप्स की है। जर्मन में एक अवधारणा बनी कि जो बड़े लोग हैं वो बच्चों के लिए थिएटर करें, ताकि थिएटर एजुकेशन को जोड़ते तो उसको भी हमने साथ में किया और ये हमने जो है वो प्रयोग किया है। और दिन पर हमने शो करने का जाएगा हमारे जनमंच में ये हमारा दूसरा उस समय अलग कास्ट की और कास्ट के सारे प्राचीन बदलती रहती है, लेकिन होता रहता है। और मेरे साथ संगीत से आप लोग भी आइए, लाइट के आनंद पांडे से आप भी आइए। नमस्ते सभी को, मेरा नाम यश भट्ट है। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम हर्षगिरी भट्ट है और मैं छोटे भाई साहब का किरदार है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम रोशन कीसी। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम समीर सोनी है और मैं छोटी भाई की भूमिका निभा रहा हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनुराग प्रकाश, मैं बड़े भाई के किरदार में
नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम रुपेश कुमार तेंदुलकर है। नमस्कार, मेरा नाम दिवेश खान है और मैं बड़े भाई साहब का किरदार कर रहा हूँ। मैं वेद प्रकाश। नमस्कार।